स्टैटिस्टिक्स या अंक शास्त्र के सब्जेक्ट से कुछ आइडियाज़ हम जानते हैं जो काम के हैं। पहला है बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, संभावना का वितरण दिखाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं ग्राफिकली ये समझाता हूँ आपको। ये एक बेल कर्व है, बेल शेप्ड कर्व है, घंट के आकार का। गिरजाघर में घंटा होता है, मंदिरों में घंट होते हैं, बेल होता है, वो उसका शेप ऐसा, इसलिए उसको बेल कर्व बोलते हैं। मान लीजिए आपने क्लास में, आप किसी एक क्लास में लोगों का टेस्ट रिज़ल्ट देखते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स का, और या किसी का आईक्यू मेज़र करते हैं क्लास के बच्चों का और उनको प्लॉट करते हैं। तो आपने 50 बच्चे हैं तो 50 का एक एक का टेस्ट रिज़ल्ट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इनका रिज़ल्ट यहाँ पे, इसके इतने मार्क्स, किसी के इतने मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स दिखा रहे हैं। तो ये ज़्यादा मार्क्स वाला एरिया है, ये कम मार्क्स वाला एरिया है, ये मीडियम मार्क्स वाला एरिया है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे कितने लोगों के मार्क्स आए वो दिखा रहा है। और ये हर इंडिविजुअल का मार्क प्लॉट करो, मिस्टर एक्स के इतने मार्क आ रहे हैं, मिस्टर वाई के इतना है, मिस्टर जेड के है, और फिर इसे कर्व से जोड़ोगे तो ऐसा बेल शेप का कर्व मिलेगा। तो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग मिडल वाले हैं, जो ना कि बहुत ख़राब मार्क है ना कि बहुत अच्छे मार्क है। सबसे कम लोग यहाँ पे हैं जो बहुत ख़राब मार्क वाले हैं, और यहाँ भी सबसे कम लोग हैं जो बहुत ही अच्छे मार्क्स वाले हैं। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाले कम लोग हैं, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस वाले कम लोग हैं, और ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं, इस एरिया में है, जो एवरेज परफॉर्मेंस है, बीच वाला परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक वाला है, मिडिल लेवल का परफॉर्मेंस है। तो ये बेल कर्व है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और प्रकृति में ये बहुत जगह मिलता है। हमको ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोग जीनियसेस होते हैं, कुछ लोग भयानक ख़राब होते हैं, और ज़्यादातर लोग बीच वाले होते हैं, एवरेज होते हैं। तो एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, एवरेज किस्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। एक्सेप्शनल लोग, रेयर लोग, दुर्लभ किस्म के लोग दुर्लभ ही होते हैं। दुर्लभ इन टर्म्स ऑफ ख़राब और अच्छे, मतलब बहुत कम राम है, बहुत कम रावण है, बाकी सब हम जैसे लोग हैं। तो बहुत बढ़िया किसी भी चीज़ में ले लो, आईक्यू में ले लो या गिफ्ट में ले लो, क्वालिटी में ले लो, तो बहुत हाई लेवल का काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, वो एक एक्सट्रीम है, छोटा सा। बहुत ही घटिया, मतलब बिलो एवरेज, एवरेज से भी खूब ख़राब, एकदम लो आईक्यू या एकदम लो वो बीमार, जिसको मेंटली रिटार्डेड लेवल के लोग कह सकते हो, वो थोड़े कम है। ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग एवरेज हैं, मिडल हैं, ना वो बहुत कम वैल्यू है उनकी, ना बहुत ज़्यादा है, ना उनका आईक्यू बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, उनका आईक्यू एवरेज है। तो ये जनरली नेचर में आपको ये देखने को मिलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग चीज़ों में। अगेन एकदम उसको जनरली एकदम 100% रूल के हिसाब से नहीं बोल सकते, लेकिन ये कई बार ये फिनोमिनन देखने को मिलता है, जिसको बेल कर्व बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, संभावना वितरण का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, संभावना वितरण का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व बोलते हैं। बेल के शेप का कर्व है, और बीच का भाग सबसे बड़ा और ऊपर है, जो एवरेज दिखाता है, और वहाँ वो ऊपर है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी के लोग उस कैटेगरी में आते हैं, और कम लोग लेफ़्ट में और कम लोग राइट में है। तो बेल का मिडल पोर्शन सबसे बड़ा है। मिडल पोर्शन मतलब बड़ा, मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं आबादी में है वो बीच वाले हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वाले और एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल, एकदम हाई लेवल का कैरेक्टरिस्टिक किसी भी वेरिएबल में दिखाने वाले कम हैं, और उसी वेरिएबल में बहुत कम आंकड़ा दिखाने वाले, मेरे स्कोर दिखाने वाले बहुत कम हैं, चाहे वो आईक्यू हो चाहे कुछ और हो। तो ये जनरली एक चीज़ जो बार बार नेचर में हमको देखने को मिलती है।
ये एक गाइडलाइन के रूप में लिया जा सकता है। एक दूसरा प्रिंसिपल है जिसको परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, PARETO, किसी के नाम से है परेटो जिन्होंने ये आइडिया दिया, जिसको हम नॉर्मली 80-20 रूल, 80-20 का कानून भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 80% रिज़ल्ट 20% एफर्ट से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंसल्टेंट है और उसके क्लाइंट हैं, तो उसका मैक्सिमम बिजनेस 20% से क्लाइंट्स है, उसका जो टोटल बिज़नेस है उसको क्लाइंट फ़ी देते हैं या वो देते हैं, तो वो देखेगा कि मैक्सिमम उसके बिज़नेस का 80% हिस्सा उसके टोटल क्लाइंट के खाली 20% लोगों में से आ रहा है। मतलब उसके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, लेकिन कुछ ही क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ ही क्लाइंट बड़े क्लाइंट हैं जो उसको ज़्यादातर बिज़नेस दे रहे हैं। उसके बिज़नेस का ज़्यादातर हिस्सा ये कम बड़े क्लाइंट से आता है, और छोटा छोटा हिस्सा बहुत सारे छोटे छोटे क्लाइंट से आता है। तो 80% बिज़नेस उसको बड़े क्लाइंट से मिलता है, और खाली 20% बिज़नेस उसको बहुत ज़्यादा छोटे क्लाइंट से मिलता है। मतलब कुछ लोगों से बहुत बिज़नेस मिलता है और बहुत सारे लोगों से बहुत कम बिज़नेस मिलता है, छोटा छोटा। बहुत सारे लोग जो 80% उसका क्लाइंट बेस है, वो इतने सारे होने के बावजूद सबको मिला के खाली उसके बिज़नेस का 20% ही देते हैं, और बहुत ही कम टॉप क्लास के क्लाइंट, उसके बड़े क्लाइंट, उसके टोटल बिज़नेस का 80% उसको देते हैं। जबकि वो रियलिटी में टोटल क्लाइंट में वो खाली 20% है, लेकिन बिज़नेस वो 80% के लिए ज़िम्मेदार है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कम लोग, आप मैक्सिमम एफ़र्ट देते हो वहाँ से कम रिज़ल्ट मिलता है, कम एफ़र्ट देते हो वहाँ से शायद ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता हो, ऐसा भी होता है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम जब स्टोर्स की बात करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो ABC क्लासिफिकेशन है, वो भी थोड़ा बहुत परेटो जैसा है। ABC क्लासिफिकेशन में A क्लास, B क्लास, C क्लास 3 किस्म की आइटम होती है जो आप स्टॉक में रखते हो। A क्लास आइटम सबसे महंगी आइटम है जो आपके स्टोर में आपने स्टॉक में रखी है माल बनाने के लिए, इन्वेंट्री में रखी है, गोदाम में रखी है, क्योंकि आप उसका आपने ख़रीद के, वो आपका रॉ मटेरियल या जो भी है वो आपने ख़रीद के रखा है, फिर आपको उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाओगे। तो उसमें A क्लास आइटम जो आपने ख़रीद के रखी है वो सबसे महंगी आइटम है, B क्लास आइटम बीच वाली है, और C क्लास आइटम सबसे सस्ती आइटम है। और आप देखोगे ऐसा कि अगर क्वांटिटी या अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गोडाउन भरा होगा C क्लास आइटम से, क्योंकि नंबर में, क्वांटिटी में वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी कीमत कुछ नहीं है। वो C क्लास मतलब लिटरली वो उनका वैल्यू बहुत कम है, लेकिन हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद जगह भी ज़्यादा रोकती होंगी या नंबर भी ज़्यादा होगा या जो भी होगा, लेकिन उसका वैल्यू कम होगा। बहुत कम आइटम हैं जो A क्लास है, लेकिन ये सबसे महंगी आइटम है। तो A क्लास आइटम का क्लास छोटा है, कम संख्या में है, कम क्वांटिटी है, लेकिन वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा है। C क्लास क्वांटिटी, नंबर्स, अमाउंट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका टोटल वैल्यू, कीमत कम है, सबसे कम है, बहुत कम है। और B बीच वाली है, दोनों किस्म से बीच वाली, ना इनका अमाउंट ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, ना उनका वैल्यू एक्सट्रीम पे है। और आप ज़्यादा फोकस A क्लास पे करते हो, क्योंकि ये, और करना भी आसान रहता है क्योंकि ये कम है एक तो आप अच्छी तरह फोकस कर पाओगे, और करना भी ज़रूरी है क्योंकि इनकी कीमत भी ज़्यादा है। C क्लास बहुत सारी हैं, तो फोकस करने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत एनर्जी चली जाएगी, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि उसका कोई इतना वैल्यू भी नहीं है। तो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है लेकिन वैल्यू कम है। तो ये वैल्यू वर्सेस वॉल्यूम वाला खेल है, जो परेटो प्रिंसिपल का ही एक किस्म का उदाहरण है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। एक रिलेटेड बात, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड बट समवॉट लाइक दिस, मैं कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक डायरेक्शन में बहुत मेहनत की, लेकिन रिज़ल्ट उस डायरेक्शन में से आपको नहीं मिला। जिस एरिया में आपने मैक्सिमम एफ़र्ट डाले उधर से कम रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, और जिस एरिया में, जिस डायरेक्शन में आपने एफ़र्ट कम डाले या बिल्कुल नहीं डाले, वहाँ से एकदम सडनली आश्चर्यजनक रूप से अच्छे रिज़ल्ट मिला। आउट ऑफ द ब्लू अचानक अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेहनत आप वहाँ कर रहे थे, रिज़ल्ट कहीं और से जाके मिला। तो ये भी
पता नहीं किसी किस्म का पैरेटो प्रिंसिपल है या क्या बोलेंगे उसको, ये पता नहीं, लेकिन ये भी एक देखने को मिला है। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा। लॉजिकली तो आपको लगता है जहाँ पे सबसे मेहनत करेंगे वहाँ से फल मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वहाँ से फल कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और फल वहाँ से आते हैं जहाँ पे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा या काम भी नहीं होगा या कम एफर्ट किए होंगे। ये भी होता है। लास्टली हम विलियम एडवर्ड्स डेमिंग, W.E. डेमिंग की बात करें, जिन्होंने क्वालिटी का पूरा कल्चर रेवोल्यूशन चालू किया। एक अमेरिकन थिंकर थे जो अमेरिका से ज़्यादा जापान में पॉपुलर हुए। वो जापान गए और जापानीज़ लोगों ने, जापानीज़ कंपनियों ने उनको प्रिंसिपल्स को अपनाया और जापानीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड में फेमस हो गई। एक डेमिंग उसमें इनका श्रेय है, उनका रोल है। उसके बाद एक जोसेफ जुरान भी थे। ये दोनों अमेरिकन थे जो उनकी कदर जापान में हुई, अमेरिका में कम हुई। एक बार जापान में फ़ेमस हो गए, फिर तो वर्ल्ड में फ़ेमस हो गए, लेकिन पहले कदर जापान में हुई, उसमें डेमिंग का बहुत बड़ा रोल है। डेमिंग ने जापान में जाके काफ़ी आइडियाज़ दिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर खास करके बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, और उनको जापानीज़ कंपनियों ने अपनाए और काफ़ी प्रोग्रेस हासिल किया, और जापान अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए मशहूर हो गया था। अभी वो हाल नहीं है, लेकिन एक ज़माना था जब जापान की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो गई थी और अमेरिकन कंपनियों को बहुत बड़ी टक्कर दे रही थी, और जापान का नाम टॉप पे था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस वगैरह में। और डेमिंग ने कहा कि उसकी एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो कहते थे कि हम लोग जनरली परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तब इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं कि ये कंपनी में ये आदमी परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। अलग अलग लोगों का परफॉर्मेंस हम मेज़र करते हैं, फिर हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छे परफॉर्मर वाले को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को या तो पनिश करते हैं या मोटिवेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारा फोकस इंडिविजुअल्स पे रहता है, इंडिविजुअल्स और उनके परफॉर्मेंस पे और उनके एक्शंस के ऊपर कि इनको रिवॉर्ड किया, मोटिवेट किया, क्या किया क्या नहीं किया। अब वो कहते हैं, डेमिंग का कहना है कि ये तो जैसा हमने देखा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक कंपनी में इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल में डिफरेंसेस आएंगे। कोई इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्मर होगा, कोई इंडिविजुअल, हर आदमी सिमिलर होता ही नहीं। उसी तरह हर आदमी के परफॉर्मेंस में एक नेचुरल स्टेटिस्टिकली अकरिंग डिफरेंस आने ही वाला है लोगों के ग्रुप में। 30 लोग क्लास में हैं, कोई अच्छा स्टूडेंट है, कोई वीक है, कोई ये है। उसी तरह आपकी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई, और ये कुदरती प्राकृतिक रूप से होने वाला है कि कुछ अच्छे होंगे, कुछ मिडल लेवल के होंगे, कुछ बुरे होंगे। ये एक नॉर्मल स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि कौन अच्छा, क्यों अच्छा, कैसे अच्छा, उस पर ध्यान दो। इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करो, इंडिविजुअल्स पे फोकस करो, अच्छों और बुरों के ऊपर, और कैसे अच्छे को अच्छा बनाओ या बुरे को कैसे सुधारो, ये सब। ये कहता है कि अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारना है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, तो सिस्टम पे ध्यान दो, पूरी सिस्टम पे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इंडिविजुअल रिलेटेड नहीं होते, सिस्टम रिलेटेड होते हैं। तो सॉल्यूशन भी सिस्टम रिलेटेड है। बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो पूरे सिस्टेमिक एफर्ट डालने पड़ेंगे, पूरे ओवरऑल सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ओवरऑल सिस्टम को सुधारोगे या उस पर ध्यान दोगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करने से नहीं है, पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जो है उस पे फोकस करने से रियल परफॉर्मेंस मिलेगा। ये डेमिंग का कहना था। तो इंडिविजुअल्स पे इतना ध्यान मत दो, वो वेरिएशन तो नेचुरली स्टेटिस्टिकली होने वाला है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम को सुधारोगे तो आपको ड्रामेटिक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, रादर देन इंडिविजुअल पे फोकस करना, और वो तो ऑटोमेटिक होने वाला है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करने से ओवरऑल परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना पूरी सिस्टम के बारे में थिंकिंग करने से होगा। तो ये कुछ अंकशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड के कुछ विचार हैं जो शायद हमको यूज़फुल हो सकते हैं। थैंक यू।